अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रिक्वेस्टेड रीजनिंग का हम पार्ट 2 कर रहे हैं। कुछ और सवाल थे, 5 से 6 सवाल जो मुझे करवाने थे। जो सवाल आए थे वो ये थे, लेकिन मुझे उनकी सोर्स नहीं पता। जिन्होंने भेजे थे उन्होंने भी सोर्स नहीं बताई। तो अगर किसी को पता है कि सवाल कहाँ के आए हुए हैं तो वो लाजमी कमेंट करके बता दीजिएगा नीचे। और बाकी ये है कि हम इसको सॉल्व करते हैं आज इंशाल्लाह। सवाल था कि कार्डियक मसल जो होते हैं वो फटीग क्यों नहीं होते। सबसे पहला सवाल, तो ये वाला सवाल मैं आपको पीसी के रीजनिंग में करवा चुकी हूँ कि कार्डियक मसल, एक तो उनके जो फाइबर्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं। इसकी वजह से सारे फाइबर्स का आपस में कनेक्शन होता है और उनकी कॉन्ट्रैक्शन एज अ वन टिश्यू के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा ये भी कि उनके फाइबर्स के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनारोबिक रिस्पायरेशन होने ही नहीं देते सेल के अंदर। और हमें पता है फटीग तब होती थी स्केलेटल मसल के अंदर भी जब एरोबिक से एनारोबिक होती थी, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता था और उसकी वजह से मसल फटीग हो जाते हैं। लेकिन इनमें ऐसा होता ही नहीं है। कुछ इतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कि वहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है वो मैक्सिमम होती है, अबंडेंट होती है, जिसकी वजह से कार्डियक मसल फटीग नहीं होते। और ये भी कि उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी इस तरह की होती है। ये इसके रीज़न थे। उसके बाद सवाल था कि हाउ डज फिशेस सर्वाइव इन मरीन वाटर। तो ये वाले सवाल भी, मरीन ऑस्मो रेगुलेशन वाला सवाल भी मैं बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ मॉडल पेपर में। इसका एक रीज़न करवाया था, उसी से रिलेटेड आपने इसमें बातें लिखनी है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेज़, फ्रेश वाटर मरीन फिशेज़, इसके बहुत सवाल आए हुए हैं। लेकिन आपने ये देखना है कौन से सवाल में क्या बात पूछी है, उसी के हिसाब से जवाब देना है। अगर वो यहाँ पर पूछ रहे हैं सर्वाइव करने का पूछ रहे हैं तो यानी आपने सारी अडॉप्टेशंस बतानी है। अगर वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि वो कंसनट्रेटेड यूरिन क्यों बनाता है तो उसमें आप सिर्फ उसकी यूरिन वाली बात कि वो क्यों बनाया था उस तक लिमिटेड रहेंगे। आपको सॉल्ट ग्लैंड्स का बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से पूछ रहे हैं सर्वाइवल का तो आप सब कुछ बताएंगे, किस तरह से कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, किस तरह से किडनी फिल्ट्रेशन रेट को कम कर देते हैं और जो एक्सेस सॉल्ट आ रहा होता है बॉडी के अंदर उसको किस तरह से गिल्स में जो सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं उससे एक्सक्रीट कर देते हैं। ये सारी बातें आपने इसमें बतानी है। तो बस ये ख्याल रखना है कहाँ पे क्या बात करनी है, उसी हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला सवाल। उसके बाद और करके इसमें पूछा हुआ था कि वाई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के जो एग होते हैं वो शेल के अंदर कवर्ड होते हैं जबकि एक्वेटिक वन के नहीं होते। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल अपने एग ले करते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उसकी एक्सटर्नल जो कवरिंग्स होती है वो वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग्स के साथ अपने एग ले करते हैं या अंडे देते हैं। तो ऐसा वो इसीलिए करते हैं क्योंकि एक टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर, हैबिटेट के अंदर हमारे पास उनको सबसे ज़्यादा वाटर लॉस का ख़तरा होता है। उनका पानी लूज़ हो सकता है उनकी सर्फेसिस से। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, और अगर पानी लूज़ हो जाएगा तो एग उनका ड्राई हो जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए ये क्या करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल, इस तरह के एग ले करते हैं जिसमें वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग होगी लेकिन वो गैसेस से परमेबल होगी ताकि उनका जो वो है एग है वो डेवलप भी होता रहे। इसके कॉन्ट्रेरी जो कि एक्वेटिक वंस होते हैं उनका तो अगर वो एग ही पानी में ले करें तो उनको तो ड्राई आउट होने की कोई इस तरह की टेंशन है ही नहीं। सारा बाहर मतलब एक्सटर्नली उनका वाटर ही वाटर है, तो बस उनको ज़रूरत नहीं होती इस तरह की किसी कवरिंग की। तो इसीलिए सिर्फ उनकी कवरिंग जो होती है वो सिर्फ एक जेलेटिनस कवरिंग होती है। उसके बाद अगला सवाल था कि वाई पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है। तो हमने पढ़ा है कि इसके जो हार्मोन्स होते हैं उनका इस तरह का फंक्शन होता है कि वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को जाके उस पर एक्ट करते हैं और उसको स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपने हार्मोन्स रिलीज़ करें, यानी एक तरह से उनको कंट्रोल करते हैं, उनको मास्टर कर रहे होते हैं। इसी वजह से, इसी फंक्शन की वजह से, क्योंकि वो टॉपिक होते हैं नेचर में, दूसरों को स्टिमुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्हीं वजूहात की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले मास्टर ग्लैंड कहा जाता था। तो पहले क्यों कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था। फिर बाद में हमें पता चला था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के मास्टर के ऊपर भी मास्टर बैठा हुआ है, यानी कि हाइपोथैलेमस है। तो इसलिए अब इसको मास्टर ग्लैंड नहीं कहते, पहले कहते थे, और पहले इसीलिए कहते थे इन सारी वजूहात की वजह से। फिर हमारे पास सवाल था कि हाउ डज नर्व इम्पल्स ट्रेवल थ्रू अ गैप। वो जो एक्सॉन से एक्सॉन या फिर नर्व से नर्व जो गैप होता है या जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, वो जो पूरा प्रोसेस होता था उससे जो इम्पल्स ट्रैवल करती थी यानी उसको साइनेप्सिस कहते थे, वो किस तरह से हो रही होती है। तो हमने पढ़ा है साइनेप्सिस में हमारे पास सब्सटेंस होता है न्यूरोट्रांसमीटर, इसलिए मैंने उसकी हेडिंग बना दी ताकि जब आप इस तरह से अगर हेडिंग लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता होगा कि आपने अंदर क्या लिखा है। अगर वो आपकी कहानी नहीं भी पढ़ा तो आपकी हेडिंग देख लेगा कि अच्छा आपने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में ही लिखा है, ठीक है। ये मकसद होता है हेडिंग बनाने का। तो क्या बता देंगे आप कि जब एक नर्व से दूसरे नर्व में ट्रैवल करता है एक्शन पोटेंशियल, तो एक एक्सॉन टर्मिनल, जो उस नर्व का एक्सॉन टर्मिनल होता है, वहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है। वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज़ होता है, वहाँ से वो जाता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, जो दूसरा यानी कि जिस दूसरे एक्सॉन के ऊपर या दूसरे नर्व के ऊपर, एक्सॉन तो नहीं सॉरी दूसरे नर्व के ऊपर उसने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाना है। तो इसकी मदद से जो होता है वो जो गैप होता है वो पूरा फिल हो जाता है कि ये जाता है और उस मेम्ब्रेन पे जाके जो उसके रिसेप्टर होते हैं उससे अटैच हो जाता है और उस मेम्ब्रेन को एक तरह से उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है सोडियम की इन्फ्लक्स करवा के। इस तरह से नर्व इम्पल्स एक उससे
न्यूरॉन से ट्रैवल करती है दूसरे न्यूरॉन तक। उसके बाद सवाल था कि एड्रेनलिन को जो है वो इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं। ये वाला भी सवाल पीसी में आया था, उसकी जो रीजनिंग वाली वीडियो है पार्ट 2 उसमें मैं करवा चुकी हूँ कि एड्रेनलिन जो होता है वो रिलीज़ होता है जिस ग्लैंड से, वो होता है अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब बॉडी में डोमिनेट करता है जब इमरजेंसी की कंडीशन होती है। तो आपने ये सारी रीज़न बताना है कि इमरजेंसी की कंडीशन में ये रिलीज़ होता है और फिर इस तरह के रिस्पॉन्सेज जनरेट कराता है जो बॉडी इमरजेंसी में उसको जनरेट करने चाहिए। इसके अलावा आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि एड्रेनलिन जो या फिर एपिनेफ्रिन जो होता है वो कार्डियक अरेस्ट जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है उसमें भी इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन ये ही रीज़न नहीं है इसका। आपने इसका मेन रीज़न बताना है, उसके बाद आप अदर रीज़न भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सवाल था कि वाई मेनिस्ट्रेशन फेज़, ये जो शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम की और ब्लड की, वो क्यों होती है। तो जब हम मेनिस्ट्रल साइकिल पढ़ते हैं तो हमने उसमें पढ़ा है कि इससे मेनिस्ट्रल फेज़ से पहले होता है कॉर्पस ल्यूटल फेज़। उसके अंदर एक हार्मोन बढ़ा हुआ होता है। पूरी साइकिल हमें पता है कि हार्मोन से चल रही होती है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है कॉर्पस ल्यूटल फेज़ के अंदर, वो क्या करवा रहा होता है, वो एंडोमेट्रियम की जो है वो डेवलपमेंट करा रहा होता है, उसकी लेयर को इंक्रीज़ करा रहा होता है, उसके अंदर ब्लड और ग्लैंड्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसके अंदर ऐड करवा रहा होता है। किस लिए करवा रहा होता है, क्योंकि उस वक्त उसको प्रिपेयर करना होता है यूट्रस को फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। उसको तो नहीं पता बॉडी को प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी, उसने तो बस हर साइकिल में प्रिपेयर करना है। तो जो हार्मोन है उसका एक फंक्शन होता है कि वो पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए जो है वो यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा होता है, इस तरह से एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवा रहा होता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो अब वो क्या करेगी कि वो सारी जो लेयर उसने बनाई है बॉडी उसको खुद ही जो है वो शेड ऑफ करेगी, और बॉडी खुद ही उसको सिग्नल जब मिलता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो नेक्स्ट फेज़ के अंदर एंटर कर जाती है जो कि मेनिस्ट्रेशन फेज़ होती है। उसी फेज़ के अंदर ये सारी शेडिंग हो रही होती है एंडोमेट्रियम की और ब्लड की। इसी वजह से मेनिस्ट्रेशन फेज़ में हो रही होती है शेडिंग ऑफ ब्लड और बाकी चीज़ें, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन के लेवल ड्रॉप कर जाते हैं। इसका रीज़न ये कि प्रोजेस्टेरोन के लेवल ड्रॉप कर जाते हैं, वो ड्रॉप इसलिए कर जाते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती। उसके बाद सवाल था कि सिलेक्शन ऑफ RDNA कंटेनिंग बैक्टीरिया किस तरह से की जाती है। तो मैंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कर दिया, आप चाहें तो इन हेडिंग्स को नहीं बनाएं। मैंने सिर्फ इन हेडिंग्स को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। बुक में एक पैराग्राफ दिया था, मैंने उसको इतना लंबा कर लिया। तो इस तरह से आप वॉल्यूम को हेडिंग्स बना के इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको हटा दें। खैर, तो मैं ये बता रही थी कि सिलेक्शन किस तरह से होती है कि वो बैक्टीरिया जिनके अंदर RDNA होगा, यानी जो रिक्वायर्ड DNA है वो प्रेजेंट होगा, उसको हम किस तरह से चेक करेंगे। उनको सारे बैक्टीरियाज़ को रख देंगे। हमें तो नहीं पता, जब हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो उसमें कुछ में होते हैं प्लाज्मिड्स, कुछ में नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, सबको उठा के रख देते हैं एक मीडियम के अंदर जिसके अंदर होता है एम्फिसिलिन और एक्सजेल, एक शुगर होती है। फिर क्राइटेरिया क्या होगा सिलेक्शन का कि वही बैक्टीरिया जिनके अंदर RDNA होगा उनके अंदर क्या होगा, एक जीन होगी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये जो मीडियम है जिसके अंदर एम्फिसिलिन है उसको रेजिस्ट करने वाली उनके पास एक जीन होगी, उन्हीं के पास जिनके पास RDNA होगा। और उनके पास क्या होगा, LXZ जीन होगा जो कि वेक्टर की एक जीन होती है। वही सिलेक्ट होंगे। किस तरह से सिलेक्ट होंगे कि जो जिनके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगी सिर्फ वही ग्रो करेंगे, बाकी ग्रो नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं की कॉलोनीज़ बनेंगी। फिर उनकी कॉलोनीज़ में भी जो एक्सजेल था उनके मीडियम के अंदर, उसमें भी क्या होगा कि कुछ जो है वो उसको हाइड्रोलाइज कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लैक्टोसिडेज। एक एंजाइम होगा बीटा ग्लैक्टोसिडेज की मदद से वो एक्सजेल जो कि मीडियम के अंदर था उसको हाइड्रोलाइज कर देंगे। कौन से बैक्टीरिया, जिनके पास LXZ जीन नहीं होगा। जिनके पास LXZ जीन होता है यानी कि RDNA वाले, वो इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते। जो हाइड्रोलाइज कर देते हैं उनका कलर ब्लू हो जाता है, और जो नहीं कर पाते वो कलरलेस रहते हैं यानी वाइट रहते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने कौन सिलेक्ट करने हैं, जो जिनके अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगी और LXZ जीन होगी। और जिनके पास LXZ जीन होगी वो हाइड्रोलाइज नहीं करेंगे एक्सजेल को, वो ब्लू कलर के नहीं होंगे, वो वाइट कलर के होंगे। इसलिए हम सिर्फ उन्हीं कॉलोनीज़ को सिलेक्ट करते हैं जो कि वाइट होती हैं इन कलर और जिनकी कॉलोनीज़ बनी होती हैं, यानी वो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट होती हैं एम्फिसिलिन वाली मीडियम में। इसके बाद सवाल था कि एक्सप्लेन कर दें एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आप बता देंगे कि वो एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली होती क्या है कि वो तमाम तर कंडीशन जिसके अंदर जो कि ज़रूरी है मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, अगर उनके अंदर इम्बैलेंस आ जाता है तो मसल जो होता है फिर नॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, फिर वो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि बेसिकली या तो टेटनी होती है या वो क्रैम्प होता है। ठीक है, तो टेटनी के अंदर क्या होता है, सडनली जो है वो स्ट्राइटेड मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है, या तो कैल्शियम कम हो जाता है या किसी टॉक्सिन्स की वजह से वो न्यूरॉन्स को एक्साइट करते हैं जो कि मसल को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है और फिर वो रिलीज़ नहीं हो पाते। मतलब मायोसिन हेड जो होते हैं वो एक्टिव साइट में जाके एक्टिव साइट से अटैच हो जाते हैं और फिर वहाँ से हट रिलीज़ नहीं हो पाते।
इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि ओवर एक्साइटेशन हो गई न्यूरॉन की, इम्पल्स जो है वो बार बार आ रही है मसल के पास और वहाँ से रिमूव नहीं हो रही। होता है ना, इम्पल्स आती है, मायोसिन हेड जो होते हैं उसके साथ अटैच होते हैं, फिर उसके बाद इम्पल्स जब ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो ओवर एक्साइटेशन की वजह से वो रिमूव नहीं हो पाते। और ये भी कि कैल्शियम का भी रोल होता है इसके अंदर, अगर कैल्शियम जो है वो उसके अंदर ही रह गया है मसल फाइबर के अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर, तो इसलिए भी वो हेड जो है वो रिमूव नहीं हो पाता और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह जाते हैं मसल, उसको टेटनी कहते हैं। इसके मुकाबले में क्रैम्प्स जो होते हैं वो भी टेटनी की तरह की ही कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, बस कॉज का फ़र्क होता है कि इसमें जो होते हैं वो कुछ इसमें इम्बैलेंस डिहाइड्रेशन की वजह से या इम्बैलेंस हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि एथलीट या स्पोर्ट्समैन जब बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं अपने मसल को, यानी नॉर्मली जो कंडीशंस चाहिए उनमें थोड़ा बहुत इम्बैलेंस आ जाता है तो वो क्रैम्प होता है। लेकिन टेटनी में जो है यकीनन पीछे कोई ना कोई मसले मसाइल रहते हैं, इस वजह से टेटनी हो रही होती है, इसमें कोई मसला होता है। इन दोनों की डिफरेंसेस भी मैंने करवाई थी टीसी के नॉन रीजनिंग के पेपर में, तो मैं उसकी भी लिंक डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ सवाल आए हुए थे जो कि आदम जी कोचिंग सेंटर के थे। इसमें 1 से लेकर 6 तक जितने भी सवाल हैं सारे के सारे मॉडल पेपर के हैं, जो कि मैं अपने मॉडल पेपर वाली रीजनिंग वीडियोस में करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे आके हमारा जो है वो रीजनिंग रिक्वेस्टेड वीडियो वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई मसला हो, कोई और भी आपके पास सवाल हो तो आप हमें सेंड कर सकते हैं FB पेज पे या कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। थैंक यू।